हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये पूरा चैप्टर है, इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास में जो लास्ट पोर्शन बचा है वो है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जो ये आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, ये आपके 3 पार्ट्स में कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, इट मींस कि इस पार्ट में जो आपके पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, जो पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, वो कवर नहीं होंगे। ओके, टोटल 3 पार्ट्स बनाए हैं मैंने, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जब हम अपना पार्ट 3 एंड करेंगे तब हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो एंड होगा। ओके, आई होप सो कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे। Why are regional and economic groupings formed? ठीक है, क्यों इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर्म की जाती है? सबसे पहली तो चीज, ये रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप्स है क्या? ये रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है क्या? तो स्टूडेंट्स देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, राइट? जैसे कि हुआ सार्क, आसियान, G20, G8, ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। ठीक है, मतलब कि ये जो है जैसे कि सार्क है, इसमें जो है डिफरेंट कंट्रीज आई एक साथ में, वो कंबाइन होकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और फिर उस ग्रुप में वो लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ हमारे रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। जैसे सार्क है वैसे और भी जो है हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो कि इंडिया भी जो है इन ग्रुप्स का पार्ट है। अब क्यों पार्ट होना या क्यों ये ग्रुप्स बनाए गए? देखो स्टूडेंट्स, एक टर्म हमें पता है, ग्लोबलाइजेशन, है ना? हम लोगों ने ये अपने इस बुक में बहुत पढ़ा है और ये बहुत अच्छे से भी पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है या ग्लोबलाइजेशन क्यों इंप्लीमेंट किया गया था, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज थी वो इंटीग्रेट हुई, है ना? उनके बीच में जो है कनेक्शन बना। कनेक्शन कैसा? कनेक्शन बनेगा ट्रेड वाला। हम ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमने 2 कंट्री ले ली, एक ले लिया यूएसए और एक ले लिया इंडिया। ओके, अब यूएसए और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड चल रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या सोचेगा यूएसए वाला? क्या सोचेगा कि इंडिया में जो टैक्सेस हैं वो कम पे करने पड़े उन्हें, राइट? बिकॉज अगर उन्हें इंडिया में कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे तो उनके जो गुड्स हैं वो चीपर रहेंगे, है ना? अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा या जो इंपोर्टेड गुड्स है अगर उन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाएगा, तो जो यूएस के गुड्स हैं उनका जो रेट है या उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? जो कि उन्हें क्या बना देगा, कॉस्टलियर बना देगा। सेम चीज जो इंडिया है वो सोचेगा कि जो यूएस है वो भी कम टैक्स लगाए, राइट? जो टैक्स है उसका अमाउंट या उसका रेट जो है वो कम होना चाहिए, ये इंडिया वाला सोचेगा, राइट? तभी तो वो भी अपने जो गुड्स है वो अच्छे से सेल कर पाएंगे। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यूएस और इंडिया दोनों क्या सोच रहे हैं कि उनका जो खुद का इंटरेस्ट है वो बनाए रखें वो, राइट? मतलब कि इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट में काम करना चाह रहा है, यूएसए जो है वो अपने इंटरेस्ट में काम करना चाह रहा है। अब यूएसए को ज्यादा पैसा कब मिलेगा? जब वो हाई टैक्सेस लगाएगा। अगर वो हाई टैक्सेस लगाएगा तो इधर से जितने भी गुड्स जाएंगे उसके लिए हाई पेमेंट करना पड़ेगा, तो यूएस को क्या मिला? ज्यादा मनी मिला। सेम वे में इंडिया को ज्यादा मनी कब मिलेगा? जब वो हाई टैक्सेस लगाएंगे, राइट? ये एक काइंड ऑफ इनकम होगी। तो अगर ये दोनों जो यूएस और इंडिया है, अगर ये सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे तो क्या ये दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल होगा? नहीं होगा, राइट? अगर यूएस ने बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स रख लिए तो क्या इंडिया जो है वो वहां पर अपने गुड्स सेल करेगा? नहीं करेगा, है ना? बिकॉज पहली चीज तो इतना हाई टैक्स पे करो, उसके बाद में क्योंकि बिकॉज ऑफ टैक्स जब गुड्स की प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगी तो यूएस में जो है, जो यूएस के लोग हैं, वहां के जो सिटीजन है, वो लोग हमारे गुड्स प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज रेट बहुत हाई हो गए, राइट? हमें पता है कि डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। जब प्राइस कम होती है किसी चीज की तो उसकी डिमांड बढ़ती है ना? तो सिंपल सी चीज है, ये एक रैशनल ह्यूमन बीइंग का एक सिंपल सा
हम बोलेंगे कि ये एक एक्शन है कि जब प्राइसेस कम रहते हैं तभी हम जो है ज्यादा परचेज करते हैं, है ना। और जो चीज हमें कम प्राइस की दिखती है वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्वियस ही चीज है कि इंडिया के गुड्स यूएस में नहीं चलेंगे, तो इंडिया जो है वो वहां पर अपने गुड्स सेल नहीं करेगा। सेम चीज जो है वो आप यूएस के साथ में इंडिया में ले लो, मतलब कि अगर इंडिया ने बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाया तो यूएस जो है वो अपने गुड्स इंडिया को सेल नहीं करेगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्राइसेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, राइट, ग्लोबल बनाओ, आपकी जो कंट्रीज है उन्हें इंटीग्रेटेड बनाओ। तो अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेलिंग परचेजिंग नहीं करेंगे तो यहां पर क्या ये दोनों कंट्रीज इंटीग्रेट होगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को हैंडल करने के लिए और इन्हीं सारी कॉम्प्लिकेशंस को ईज आउट करने के लिए डिफरेंट ग्रुपिंग्स फॉर्म की जाती है, ठीक है। अब वो ग्रुप, जैसे कि मान लो इंडिया एंड यूएस किसी एक ग्रुप का, दोनों जो है एक ग्रुप का किसी का पार्ट है, तो अब वहां पर जो है जो भी अपने डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें सारी कंट्रीज का अपना एक से होगा। सारी कंट्रीज जो है वो अपने लिए जो है आवाज उठा सकते हैं, वो बोल सकती है कि नहीं ये चीज से हमारी कंट्री पर एडवर्स इफेक्ट होगा, ये हमारी कंट्री के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। तो इस वे में जो सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, जो सारा हर एक चीज का जो ट्रेड होगा, वो सारे डिसीजंस या जो ये ट्रेड है या जो भी आपके रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ में, वो सारे ऐसे बनाए जाएंगे कि इसमें किसी का भी लॉस ना हो, राइट। बिकॉज हर एक कंट्री के पास में अपना एक स्टैंड है तो वो अपना स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये डिफरेंट इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर्म की जाती है, ओके। अब जैसे कि सार्क है, ठीक है, सार्क एक ग्रुप ही है। ये जो है स्टूडेंट्स, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप के बाहर वाला अगर कोई भी एक कंट्री है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग होंगे, और इस ग्रुप के जो पार्ट है, जो इस ग्रुप का जो भी मेंबर है, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, ठीक है। मतलब कि ये हो सकता है कि ये इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है वो सारी एक दूसरे के लिए वर्क कर रही है या एक दूसरे के इंटरेस्ट में वर्क कर रही है, और जो इसके मेंबर्स नहीं है अगर उनके साथ में कोई ट्रेड चल रहा है तो उसमें आप अलग रूल्स रॉज बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ग्रुपिंग्स फॉर्म की जाती है ताकि जो एक प्रॉपर हर एक कंट्री का एक हम बोलें कि प्रॉपर जो इंटरेस्ट है वो रखा जा सके, और साथ ही साथ में हर एक कंट्री के पास में अपना स्टैंड है जिसकी वजह से कोई भी कंट्री जो है वो एक्सट्रीम लॉस में ना जाए, ओके। So with the objective of understanding various means and strategies to strengthen the economies, different nations of the world are motivated to form regional and global economic groups like SAARC, European Union, ASEAN, etc. ठीक है। तो किस ऑब्जेक्टिव से, जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो दूसरी इकोनॉमीज हैं, उनकी वेरियस जो स्ट्रैटेजीज है उनको समझने के लिए, उसकी वजह से उन स्ट्रैटेजीज को समझकर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो डिफरेंट नेशंस हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करने के लिए, जो डिफरेंट नेशंस हैं वो सारे जो है वो एक ग्रुप बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब कि वो जो है अंदर से उन्हें लगता है कि हाँ हमें जो है किसी कंट्री के साथ में ग्रुप बना लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो उनका इंटरेस्ट लेवल है वो भी मेंटेन रहे, साथ ही साथ में उनकी जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके। The formation of such regional and economic growth helps the members countries to know the development strategies and measures adopted by other member countries, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन है ऐसे रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप्स का, ये किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है जो मेंबर कंट्रीज है उन्हें, मतलब कि जो भी उस ग्रुप की मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें हेल्प कर रहा है कि वो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज और मेजर्स जो दूसरी कंट्री ने अडॉप्ट किए उन्हें वो जान सके, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए साउथ एशिया ने, ठीक है, आई शुड नॉट से साउथ एशिया, चलो हम ले लेते हैं चाइना, ठीक है। अभी हमने इंडिया चाइना पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो देखा, तो चलो हमने क्या लिया, चाइना लिया। अब चाइना एंड इंडिया एक ग्रुप का फॉर्म है, एक ग्रुप का मेंबर है, तो ये जो है एक दूसरे को ये चीज जानने में हेल्प कर रहा है कि ये जो चाइना है वो क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है, इंडिया क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है, क्या डिफरेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं जिसकी हेल्प से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो हम जो है दूसरों की स्ट्रैटेजीज काफी अच्छे से जान पाते हैं, ओके। दिस enables them to analyze their strength
and weaknesses and thereby formulate policies to accelerate social progress and cultural development among its member countries। ठीक है, ये जो है, जो ये डिफरेंट हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं कि आप जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज कर सको। ठीक है, और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करके क्या होगा, जो डिफरेंट पॉलिसीज है वो हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। हमने देख लिया कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर हम ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं और कहाँ पर हम जो है वीक हो रहे हैं या इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमारी इतनी पकड़ नहीं है। तो वो जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है हम उसे एनालाइज कर कर और अपना जो टोटल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट पॉलिसीज है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथ है उसे हम और स्ट्रांग बना सकते हैं और जो वीकनेस है हम उस पर भी वर्क कर कर उसे भी जो है स्ट्रांग बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है अवेयर रहे। हम मतलब कि क्या, हमारी जो कंट्री है वो अवेयर रहे। ओके, ये हम कंट्री के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो मैं मतलब बात कर रही हूँ इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया जो है वो अवेयर है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी फ्रेम मेकर्स हैं वो जो है अवेयर रहे कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस ले, वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे ताकि ये जो हमारी कंट्री है वो ग्रो कर सके। ओके, secondly, another important purpose behind setting up of these groups is maintenance of peace and stability of the member countries। ठीक है, और एक और रीजन क्या है, ये सब कुछ तो ठीक है कि हाँ हमें अपनी कंट्री को ग्रो करवाना है, अपने जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस है उस पर वर्क करना है, देखना है कि दूसरी कंट्री के जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज है वो कैसी है, क्या उनसे हमें हेल्प मिल सकती है, ये सब कुछ ठीक है। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पर्पस है ये जो ग्रुप्स को सेटअप करने का, वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है, पीस को मेंटेन करना और स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें। ओके, जैसे कि सार्क है, तो सार्क के जितने भी ग्रुपिंग मेंबर्स हैं वो सब कुछ जो है अपना एक अच्छा रिलेशन रखेंगे उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ में। तो इसकी वजह से ये होगा कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा, और जब डिस्प्यूट नहीं होगा स्टूडेंट्स, जब पीस बना रहेगा तो सारी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की बात सुनेगी। ठीक है, अब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, इंडिया चाइना का डिस्प्यूट हो जाए, इंडिया बोल दे कि हम तो जो है बैन, जो एप्स वगैरह है वो बैन कर रहे हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो बैन कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, ये आपको एक बता रहा है कि ये डिस्प्यूट ही है एक काइंड का। ठीक है, अगर पीस होता, इफ इंडिया चाइना के बीच में पीस होता तो ये सारी चीजें अराइज ही नहीं होती है ना। तो ये जो है ये डिफरेंट किसी भी रीजन की वजह से डिस्प्यूट होगा, फिर उसकी वजह से देखो, अब अगर एक बार डिस्प्यूट हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो चीज बढ़ती जाती है ना। आपकी किसी के साथ में लड़ाई हुई, बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई है, तो एक वो थोड़ा सा बाउंडेशंस आ जाते हैं, राइट। जो जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हो, आपके फ्रेंड के साथ में हुई है, कुछ भी हुआ है, तो एक वो लिटिल बाउंडेशंस आ जाता है, और अगर नेक्स्ट टाइम कुछ थोड़ा बहुत भी होता है तो वो बहुत भयंकर वाला जो है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है ना। तो ये जो डिस्प्यूट्स है ये नहीं हो, जो पीस है वो बना रहे, इसके लिए भी ये जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। बिकॉज हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन, राइट, मतलब कि हर एक कंट्री को इंटीग्रेट होके चलना है, और ये चीज बहुत ही जरूरी हो गई है आज के टाइम में कि हर एक कंट्री जो है वो एक दूसरे के बारे में सोचे। बिकॉज एक कंट्री ने अगर कोई भी जो है रूल्स रेगुलेशंस या लॉ या कोई भी पॉलिसी फ्रेम की है तो उसका इफेक्ट उससे रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज है उन सब पर होता है। ओके, तो इसलिए अगर हम प्रॉपर पीस बनाकर रखेंगे, प्रॉपर स्टेबिलिटी बनाकर रखेंगे, तो अगर कोई भी कंट्री कोई भी रूल्स लॉज कुछ भी फ्रेम कर रही है और अगर वो हमारे लिए सही नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारी कंट्री के लिए अगर वो सही नहीं है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं, राइट। हम जो एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करें या ये कुछ भी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो सेटल हो सकती है। लेकिन अगर वही चीज अगर डिस्प्यूट होगा तो क्या वो हमारी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे, राइट। वो तो बोलेंगे कि हम तो चाहते हैं कि आपकी कंट्री और पीछे जाए, हम तो चाहते हैं कि हम ही नंबर 1 रहे, राइट। तो ये चीज होगी, इसलिए ये ग्रुप्स इसलिए भी फॉर्म किए जाते हैं ताकि जो है प्रॉपर पीस जो है वो मेंटेन करके रखा जा सके। ओके, in addition to this, these groups provide a common platform to raise their voice in a unified manner on common issues to safeguard their common interest। ठीक है, और
ये सारे पॉइंट्स के साथ साथ में और क्या चीज हो रही है कि ये जो ग्रुप्स हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर है, राइट। ये सारे ग्रुप्स जो हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर है। वो सारे जो हैं वो अगर उनकी कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ वो सारे जो मेंबर्स हैं वो यूनिफाइड होकर किसी के अगेंस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक कोई ग्रुप है जिसका यूएसए पार्ट नहीं है, ओके। अब यूएसए पार्ट नहीं है और यूएसए की कुछ पॉलिसीज या रूल्स लॉज ऐसे हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के लिए सही नहीं है। तो जो डिफरेंट ये जो हमारे रीजनल ग्रुप्स हैं उन्होंने सोचा कि ये यूएस की ये पर्टिकुलर पॉलिसी है जो कि ये हम में से किसी के लिए भी सही नहीं है, तो अब हम जो है इसके अगेंस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इन सब ने यूनिफाइड होकर क्या किया, यूएस के अगेंस्ट बोला। तो अब यूनिफाइड होकर बोलना और एक अकेले बोलना ये चीज अलग हो जाती है, राइट। अगर हम जो है 30 लोग मिलकर किसी के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं तो वो एक अलग इम्पैक्ट होगा, और वहीं अगर एक पर्सन जो है वो एक किसी चीज के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है तो वो एक अलग चीज होगी, राइट। आप खुद अपनी क्लास में देखिए, जब पूरी की पूरी क्लास बोलेगी तो वो एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है, और जब सिर्फ एक पर्सन बोलता है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सेम चीज तो ये जो ग्रुप्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे अपने कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से जो कॉमन हम बोले कि स्टैंड है वो ले सकते हैं, ठीक है। यूनिफाइड हो सकते हैं और अपनी जो स्टैंड है वो ले सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो ग्रुपिंग्स है ये जरूरी है, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो हमारा आंसर है ये क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, what are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economies, ठीक है। डिफरेंट मीन्स क्या है जिससे जो डिफरेंट कंट्रीज है वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है, उसको जो है स्ट्रांग बना रही है। मतलब कि सिंपल सी चीज है कि हमें जो है वेरियस जो अपने मीन्स हैं, जो मेजर्स हैं वो बताने हैं, जो कि हम कॉमनली देख रहे हैं कि अच्छा हर एक कंट्री में या यूजुअली ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। इन चीज़ों को या इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके जो एक कंट्री है वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब कि अपनी जो कंट्री के अंदर की जो इकोनॉमी है उसे ग्रो करवाना चाह रही है, ओके। तो हमें जो है ये मेजर्स या ये मीन्स बताने हैं। तो ये क्या है, सो द फॉलोइंग आर वेरियस मीन्स थ्रू विच the nation are trying to strengthen their own domestic economies, ठीक है। क्या क्या है वो देखते हैं। Nations are forming various regional and economic groupings like SAARC, European Union, G8, G20, ASEAN, etc. in order to strengthen their economies, ठीक है। सबसे पहले वाला क्या आया कि जो नेशंस है वो डिफरेंट ये जो रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको फॉर्म करने का एडवांटेज क्या है वो अभी हम इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट नेशंस क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। These groups provide a common platform to the member countries to raise their voice unified manner on common issue to safeguard their common interest. Okay, I don't think कि मुझे इसमें आपको कुछ भी explain करने की जरूरत है, because ये अभी हमने कब पढ़ा, जस्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। Further, they are also interested in knowing the developmental process adopted by their neighboring nations so as to analyze their strengths and weaknesses. Accordingly, they formulate policies to accelerate social progress and cultural development among the member countries. Okay, ये जो groupings form कर रहे हैं उसका और क्या है, मतलब कि ये unified वॉइस तो ठीक है रेस कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में जो सारे नेशंस हैं वो इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि दूसरे नेशंस जो दूसरी कंट्रीज हैं वो क्या पॉलिसीज फ्रेम कर रही है, ओके। उसके थ्रू जो है वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज कर रहा है और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क करके अपनी कंट्री को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो डिफरेंट जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ओके। Moreover, nations also resort to liberalizing their economies. This minimizes the government interference in economic activities. The economy is governed by market forces, that is demand and supply forces, ठीक है।
इसके अलावा और क्या कर रही है, जो डिफरेंट नेशंस है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लिबरलाइज, ठीक है, अपनी जो इकोनॉमी है उसको लिबरल बना रहे हैं। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा बैरियर्स लगा के रखे हैं, राइट, उनसे फ्रीडम। ओके, लिबरलाइजेशन इज समथिंग वी एसोसिएट विथ फ्रीडम, जो फ्रीडम दो थोड़ा। अब फ्रीडम किन से, तो ये जो ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं उनसे फ्रीडम पाना, दैट इज लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो जो डिफरेंट नेशंस हैं वो लिबरलाइज बना रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, जिससे कि ये हो कि जो पूरा इकोनॉमी है वो मार्केट फोर्सेस से चले, ठीक है, गवर्नमेंट कम इंटरवीन करे, जो पूरा मार्केट जैसे चल रहा है उस हिसाब से चले। गवर्नमेंट जो है कम से कम इंटरवीन करे, सिर्फ वो तब इंटरवीन करे जब जरूरत है कि नहीं, अब तो कि कोई भी काइंड ऑफ का इंटरेस्ट जो है, जो सोशल इंटरेस्ट है, उसको सेफगार्ड करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस केस में ही गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अदरवाइज ये जो मार्केट फोर्सेस से चल रहा है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से जो मार्केट चल रहा है, वो गवर्नमेंट चाह रही है, डिफरेंट नेशंस चाह रहे हैं कि वो उस अकॉर्डिंग चलते रहे, ठीक है। तो जो डिफरेंट इकोनॉमीज है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो अपनी कंट्री को लिबरलाइज भी बना रही है। ओके, nations also resort to the process of globalization to open up their economies to provide wide international market to their domestic producers, ठीक है। और क्या कर रहे हैं जो नेशंस है, वो ग्लोबलाइजेशन भी कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया कि आपको जो है डिफरेंट कंट्रीज को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, मतलब कि ये जो पूरी वर्ल्ड है वो एक ही है ना, वो ऐसा नहीं समझना है कि हमारी कंट्री अलग है, हमारी कंट्री अलग है, नहीं, हमें जो है एक साथ एक मिलकर वर्क करना है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या बोलना चाह रहा है आपको, ग्लोबलाइजेशन बोलना चाह रहा है कि आप जो अपनी जो कंट्री है उसे इंटीग्रेट करो, जिसकी हेल्प से ये होगा कि आपके नेशन के लिए जो एक दूसरा इंटरनेशनल मार्केट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब कि सिर्फ इंडिया या जो भी डिफरेंट कंट्रीज है, सिर्फ उनकी डोमेस्टिक नीड्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल नीड्स के लिए भी जब प्रोडक्शन होगा तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, राइट। और वो इंक्रीज होगा, इट मीन्स कि जो आपका जीडीपी है वो बढ़ेगा, अल्टीमेटली जो कंट्री की ग्रोथ है वो होगी, है ना। तो इसलिए जो डिफरेंट नेशंस हैं वो ग्लोबलाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं कि पूरी जो डिफरेंट कंट्रीज है उन्हें इंटीग्रेट कर सके। ओके, आई होप सो कि इतने जो पॉइंट्स है हमारे, ये जो हमारा क्वेश्चन था कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वो क्या कर रही है, जो डिफरेंट नेशंस है वो क्या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं जिसकी हेल्प से जो कंट्रीज है या जो इकोनॉमीज है वो डेवलप हो सके। ओके, सो आई होप कि ये बहुत ही जो इजी सा क्वेश्चन था वो आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। What similar developmental strategies have India and Pakistan found for their respective developmental paths? देखो, हम लोगों ने इस चैप्टर में किस किस का कंपैरिजन देखा था, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का, ठीक है। अब इसमें हमने देखा था कि जो चाइना की जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज थी वो थोड़ी डिफरेंट चली थी, है ना। और जो इंडिया एंड पाकिस्तान है उसमें आप लोगों को देखने को मिला था कि ये जो रिफॉर्म्स जो इंडिया पाकिस्तान में आए थे वो कुछ सिमिलर रिफॉर्म्स आए थे। ये इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो सिमिलर डेवलपमेंटल पाथ पर चले थे। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हमें वही आंसर करना है कि हमें कितना, मतलब कि हमें क्या क्या पता है कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे सेम पाथ पर चले थे, ठीक है, वो हमें शो करना है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे वो बाय कंपल्जन आए थे, राइट। इंडिया एंड पाकिस्तान खुद नहीं लाए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ये डायरेक्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने एंड इंडियन नेशनल मॉनेटरी फंड ने कि आपको जो है अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए, राइट, मतलब कि अगर जो है आपको मनी चाहिए तो उसके लिए आपको आपकी कंट्री में रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, राइट। इंडिया में क्या रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ओके, अब इस पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज ये जो है हम पहले अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो जैसे इंडिया में रिफॉर्म्स आए वैसे ही पाकिस्तान में भी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे वो इंडिया के पहले ही हो गए थे, है ना। इंडिया में हुए थे 1991 में रिफॉर्म्स आए थे एंड पाकिस्तान में जो है
कुछ पहले ही आ गए थे, समथिंग नियर अबाउट 1980s में समथिंग आ गए थे, ठीक है। ये जो आपको क्या शो कर रहा है कि आपके जो पाकिस्तान के रिफॉर्म्स है वो पहले आए, इंडिया के बाद में आए। लेकिन हमें ये पहले बात का कुछ यहाँ पर इतना वो नहीं बताना है। जो मेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि क्या सेम डेवलपमेंटल पाथ थे इंडिया और पाकिस्तान के, वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। कि कहां कहां पर हमें देखने को मिला कि एक जैसे इन लोगों ने, जो इंडिया और पाकिस्तान है, इन्होंने एक जैसे जो है अपना डेवलपमेंटल पाथ रखा। ओके, India and Pakistan both have followed a similar developmental strategy. The main similarities between the developmental strategies can be summed up as, okay, अब क्या क्या similarities थी वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। India and Pakistan both have started their developmental programs based on economic planning soon after their independence in 1947, ठीक है। 1947 में दोनों को इंडिपेंडेंस मिली, राइट। 14th ऑफ अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड 15th अगस्त को किसको मिली थी, इंडिया को, ठीक है। तो दोनों को जो है सेम टाइम पर इंडिपेंडेंस मिली। अब इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने जो अपना डेवलपमेंटल पाथ था, ठीक है, मतलब कि जो एक मेन मोटिव था कि हाँ अपनी कंट्री को डेवलप बनाना है, अपनी कंट्री में ग्रोथ हमें लानी है, वो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो पहली सिमिलैरिटी तो यही आ गई कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई दोनों कंट्रीज में। ओके, both the countries relied on the public sector for initiating the process of growth and development, ठीक है। दोनों कंट्रीज जो है वो पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा रिलाइड थी। पब्लिक सेक्टर मतलब कि क्या, गवर्नमेंट सेक्टर पर। दोनों कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को लिबर्टी नहीं थी, है ना। ये जो प्राइवेट सेक्टर को लिबर्टी मिली वो तो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मिली थी, उसके पहले दोनों कंट्रीज में पब्लिक सेक्टर ही वर्क कर रहा था। ओके, तो ये भी क्या हुआ, ये हुआ इसका सेकेंड वाली सिमिलैरिटी। बोथ ऑफ देम हैव फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो दोनों कंट्रीज है उनमें क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर रहा है एंड पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रहा है। मेन जो है पब्लिक सेक्टर ने कंट्रोल करके रखा और थोड़ा बहुत जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो है इंक्लूड किया गया था पूरी जो इकोनॉमी ग्रो करवाने में या प्रोडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है। तो ये भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का यूसेज या उसका इंप्लीमेंटेशन ये भी सिमिलर था दोनों कंट्रीज में। बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एट द सेम टाइम टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज, ठीक है। ऑलमोस्ट समथिंग नियर वो सेम ही था। तो दोनों ने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, क्यों, टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी, ठीक है। और दोनों को स्टूडेंट्स ये गाइड किया गया था कि आपको रिफॉर्म्स जो है वो इंप्लीमेंट करने हैं आपकी कंट्री में। ओके, दोनों के पास में ये कंपल्सरी प्रोसेस था कि आपको जो है रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये हमारे सिमिलैरिटीज बता रहा है इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंटल पाथ में, ठीक है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ओके, तो इस वे में हमें पता चल रहा है कि हर एक सेक्टर में और ऑलमोस्ट सारी जगहों पर इंडिया और पाकिस्तान ने सिमिलर डेवलपमेंटल पाथ यूज किया था। ओके, आई होप सो कि ये जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्वीट एंड वी कैन से इजी सा जो है हमारा ये आंसर था। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चाइना में आई थी 1958 में, वो क्या थी उसे हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था जब हमारा जो टॉपिक था चाइना उसके अंदर, कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या था, जो मेन मोटिव था वो क्या था, या जो उसका मेन मोटो था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना, राइट। जो इंडस्ट्रीज है वो इंक्रीज करना, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर से कहां जाना, इंडस्ट्रियलाइज्ड सेक्टर पर जाना, ठीक है। तो या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम बोल रहे हैं वो लेकर आना, वो कुछ जो है वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का एक मेन मोटो था। ओके, सो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज अ कैंपेन इनिशिएटेड इन
1958 in China. The aims of this campaign are as follows. ठीक है, the aim of the campaign was to initiate large scale industrialization in the country, concentrating not only in the urban areas but also in the रूरल एरियाज. ठीक है, मतलब कि ये जो आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में आया था GLF, ये इसका जो मेन मोटिव था, ये जो मेन एम था इनिशिएट करने का, वो क्या था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि क्या, कि हमें जो है इंडस्ट्रीज इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रीज एक्सपांड करना है. ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे एक्सपांड करना है. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन ये उसका मेन एम था. ऐसा नहीं कि हमने एक दो इंडस्ट्री सेटअप कर दी, ये नहीं, एक लार्ज स्केल पर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना है, और सिर्फ अर्बन एरियाज में ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी, जिसके हेल्प से ये होगा कि जो रूरल एरियाज है वो भी डेवलप होंगे. ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री में रूरल एंड अर्बन एरियाज में बहुत डिफरेंस है, राइट? वही चीज जो है वो चाइना ने पहले से ही सोचा कि हमें जो है इस चीज को लाना ही नहीं है, जो डिफरेंशिएशन है उसे ज्यादा क्रिएट करना ही नहीं है. इसलिए सिर्फ अर्बन एरियाज नहीं, रूरल एरियाज में जो है, रूरल एरियाज में भी जो है ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है ये वहां पर भी यूज की गई थी, और वहां पर भी हम बोलेंगे कि उसके रूरल एरियाज के लिए भी जो है इसे यूटिलाइज किया गया था. Okay, the people in the urban areas were motivated to set up industries in their backyards. ठीक है, जो अर्बन एरियाज में लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप अपने बैकयार्ड्स में क्या करो, इंडस्ट्रीज सेटअप करो. ठीक है, और जो रूरल एरियाज है वहां पर जो मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां पर कम्यून सिस्टम लेकर आए गए कि कम्यून सिस्टम क्या था? ग्रुप्स फॉर्म करना, राइट? ग्रुप्स फॉर्म करना. गवर्नमेंट ने जो है कम्यून सिस्टम लाए, जिसकी हेल्प से ये हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ एक प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया, उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उन्हें बोला कि आप इस पे कल्टीवेशन करो, आप इसको यूज करो. ठीक है, ओनर नहीं हो आप, लेकिन आप इसे यूज करो, और इससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है जितनी भी, वो पूरी आप रखो, बस कुछ स्टिपुलेटेड टैक्सेस पे करने हैं, मतलब कि बहुत ही नॉमिनल से टैक्सेस पे करने हैं. अदरवाइज जो पूरी आपकी इनकम उससे जनरेट हो रही है वो आप ही रखिए. ठीक है, ये कुछ कम्यून सिस्टम लाए गए जिसकी हेल्प से रूरल एरिया भी जो है वो भी डेवलप होगा. ठीक है, वहां के लोगों की भी इनकम होगी. In rural areas, commune system was implemented. Under this system, people were engaged in collective फार्मिंग. ठीक है, तो जो GLF था, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, और सिर्फ अर्बन ही नहीं बल्कि रूरल एरियाज में भी. ओके, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. China's rapid industrial growth can be traced back to its reform in 1978. Do you agree? Elucidate. ठीक है, जो चाइना का जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है उसे हम कहां से ट्रेस कर सकते हैं? जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेकर आए थे 1978 में, तब से. क्या हम इस चीज को एग्री करते हैं? इफ यस तो क्यों करते हैं, इफ नो तो क्यों करते हैं? ठीक है, इल्यूसिडेट बोला है हमें, तो हमें जो है यस नो का आंसर नहीं देना है. अगर ये यहाँ पर नहीं भी होता स्टूडेंट्स, तो भी आप यस नो में आंसर नहीं कर सकते हो. आपको आपका जो आंसर है उसको उसके सपोर्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा कि आप क्यों यस बोल रहे हो या क्यों नो बोल रहे हो. ठीक है, तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम इससे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देखो, बहुत ही सिंपल सी हमारे पास में स्टेटमेंट है कि चाइना में जो हमने रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी है वो 1978 में जो रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद में हमें देखने को मिली. क्या हम इसको एग्री कर रहे हैं? तो यस, वी आर एग्रीइंग टू इट. ठीक है, कि हाँ, ये जो रिफॉर्म्स चाइना लेकर आई आफ्टर इन 1978, उसके कारण जो है आप हमें चाइना में जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो देखने को मिला. ओके, yes, it cannot be denied that China's rapid industrial growth is an aggregated outcome of the various economic reforms that were introduced in phases since 1978. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स. ठीक है, ये जो 1978 में चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई वो डिफरेंट फेजेस में लाई थी, राइट? वो डिफरेंट फेजेस में लाई थी कि इनिशियल फेज, फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी, फिर थर्ड जो फेज होगा,
एक साथ में सब कुछ नहीं किया, उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है रिफॉर्म्स लेकर आए, और जो ये रिफॉर्म्स लाए थे, जो भी उसमें पॉलिसीज वगैरह फ्रेम हुई थी, उसमें चाइना ने उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से किया था। कोई भी अगर पॉलिसी उन्होंने फॉर्म की थी तो उन्होंने पहले एक स्मॉल ग्रुप पर देखा था कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल रही तो वो लार्ज ग्रुप में जो है उसको पूरा इंप्लीमेंट किया गया, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिसी आई और पूरी की पूरी कंट्री को बोल दिया कि नहीं अब तो यही करना है, ऐसा नहीं किया था चाइना ने पहले स्मॉल ग्रुप पर देखा कि हाँ ये काम करेगी या नहीं करेगी। जब वो वहां पर उन्हें सक्सेसफुल दिखी तो उन्होंने पूरा जो है कंट्री में उस चीज को इंप्लीमेंट किया। तो जो पूरा मैनेजमेंट है, जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही सही किया गया था, ठीक है। इनिशियल फेज में जो रिफॉर्म्स लाए गए वो किसके लिए लाए गए थे? फॉर दी एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स पे, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में लाना इसलिए जरूरी था बिकॉज अगर हम और 1970 के पहले की बात करें, समथिंग नियर अबाउट 1960s की अगर हम बात करें, तो चाइना की 80% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज्यादा रिटर्न चाइना को नहीं मिल पा रहा था। आज की डेट में हम देखें, मतलब कि मैं अगर 2014-15 की अगर बात करूं तो तब का अगर हम डेटा देखें तो ये जो 80% है ये कम होके ये रिड्यूस होकर कहाँ आ गया? 28% पर, ठीक है। मतलब कि 2014-15 के टाइम पर सिर्फ 28% लोग ऐसे थे चाइना में जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट हो। अगर हम अब की बात करें 2020 या 2021 की, तो अब ये जो 28% है ये और भी कम हो गया होगा। इसलिए ये जो 80% पॉपुलेशन है इसके लिए रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, राइट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इनिशियल फेज में ही रिफॉर्म्स लेकर आए गए, और फॉरेन ट्रेड में एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं वो इनिशिएट किए थे, ठीक है। The system of collective farming known as commune system was implemented, ठीक है। ये जो कम्यून सिस्टम है, जो कलेक्टिव फार्मिंग थी कि ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ में एक प्लॉट पर वर्क कर रहे हैं, उसको एक जो प्लॉट है उसको स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो कम्यून सिस्टम है उसकी वजह से भी मतलब कि जो कम्यून सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया गया, और उसकी वजह से वो काफी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ भी देखी थी। Under this system, land was divided into small plots that were allocated to individual households, ठीक है। These households were allowed to keep the remaining income from land after paying the taxes to the government, ठीक है। तो कम्यून सिस्टम में क्या था कि जो लैंड है उसको डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स में। हाउसहोल्ड्स कौन है? हम लोग हाउसहोल्ड्स हैं, ओके। तो हाउसहोल्ड्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें जो है वो पूरी इनकम रख सकते हैं, बस कुछ जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट को पे करने के बाद में, ओके। और उन्हें ओनर नहीं बनाया गया था लैंड का, उन्हें जो है लैंड यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना कि ओनर नहीं बनाया गया था, ठीक। In the later phase, reforms were initiated in the industrial sector. पहले एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म्स लाए, फिर उसके बाद में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आए गए, ठीक है। During this phase, the private firms and village and township enterprises were allowed to produce goods and services and to compete with the state-owned enterprises, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस लाए? तो इस फेज में या ये जो हमारा जो लेटर फेज था उसमें जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्हें अलाउ किया गया कि आप जो एंटर कर सकते हो, ओके। इट मींस इसके पहले जो है पब्लिक सेक्टर ज्यादा रन कर रहा था पूरी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रन कर रही थी, लेकिन आफ्टर द रिफॉर्म्स प्राइवेटाइजेशन हुआ। ये समथिंग रिलेटेड टू क्या हो रहा है? हमारा प्राइवेटाइजेशन, राइट। ये शो तो वही कर रहा है हमें कि प्राइवेटाइजेशन लाया गया कि पब्लिक सेक्टर तो काम कर ही रहा है, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट तो वर्क कर ही रही है, लेकिन साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी अलाउ कर दिया कि आप भी मार्केट में एंटर करें, आप भी जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। The reforms also included dual pricing, ठीक है। और जो रिफॉर्म्स है उनमें हमें dual pricing भी देखने को मिले, मतलब कि दो प्राइजेस, ठीक है, दो प्राइसिंग का सिस्टम। अब वो दो प्राइसिंग का सिस्टम क्या था ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक और बार पढ़ लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से याद हो जाएगा। So the dual pricing implies that the farmers and the industrial units were required
to buy and sell a fixed quantity of inputs and outputs at a prices fixed by the government and the remaining quantities were traced at the मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये जो डुअल प्राइसिंग सिस्टम था इसमें क्या बोला गया था या ये क्या था, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम था वो क्या था, तो इसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि जो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है वो एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल करेंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक फार्मर का जो टोटल प्रोड्यूस है वो हुआ कुछ 100 टन्स का। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जो 10% आपका जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका जो 10% है वो आपको 50 रुपीज पर सेल करना है। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 टन्स। तो 10 टन्स जो है वो एक फार्मर को कितने रुपीस पर सेल करना पड़ेगा, 50 रुपीस पर सेल करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ है दैट मींस इस 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90 टन्स बचा। ये 90 टन्स को आप मार्केट में सेल कर सकते हो, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस पर। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर ये चीज हुई कि फिक्स्ड प्राइस रिजाइम भी चल रहा है और साथ ही साथ में जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई के जो ये मार्केट फोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग भी वर्क चल रहा था। ये फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूनिट दोनों के लिए था। ठीक है, कि आपको जो फिक्स्ड क्वांटिटी है वो फिक्स्ड प्राइस पर सेल करना है और फिर जो बाकी की बची हुई रिमेनिंग क्वांटिटी है वो आप मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुअली विद द रैपिड इंक्रीज इन एग्रीगेट production in the later years the quantities traded in the market increased by many folds। ठीक है, तो जैसे जैसे जो प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा, ठीक है, मतलब कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड जब इंक्रीज होने लगी तो मार्केट में जो क्वांटिटी आ रही थी वो बढ़ती गई। ठीक है, जैसे कि अब ये 100 टन्स था, ये मान लीजिए 150 टन्स हो गया। ठीक है, ये जो प्रोड्यूस हुआ वो 150 टन्स हो गया, तो अब इसका 10% कितना हो गया, ये हो गया 15 टन्स। ठीक है, अब जो बचा हुआ था वो कहां गया, मार्केट में गया। अब मार्केट में 90 टन से ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये या तो गवर्नमेंट ने जो है परसेंट के हिसाब से बताया या फिर गवर्नमेंट ने जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से बता दिया उन्हें कि इतनी जो है आपको फिक्स्ड प्राइस पर सेल करनी है। ठीक है, तो ये जो डुअल प्राइसिंग था ये भी काफी सक्सेसफुल रहा और ये जो चाइना में जो 1978 के बाद में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो काफी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, ये जो चाइना का एक्चुअल जो हमें ग्रोथ देखने को मिला, एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिला, वो इन कुछ ये जो रिफॉर्म्स थे उनकी वजह से हमें देखने को मिला। ओके, सो आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखो अभी हमने चाइना का बताया, अब हमें क्या करना है, पाकिस्तान का बताना है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ाई क्या है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या रिफॉर्म्स लाया, पाकिस्तान ने क्या पाथ चूज किया, चाइना ने क्या पाथ चूज किया और इंडिया तो हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। ये जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है इसमें हमने पूरा इंडिया के बारे में तो पढ़ा, फ्रॉम जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर क्या हुआ, ये सब कुछ हमने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा था। तो इंडिया में क्या रिफॉर्म्स आए वो तो आप लोगों को पता ही है, राइट। तो इस चैप्टर में मेनली हमने जो पढ़ा वो ये था कि पाकिस्तान एंड चाइना में क्या रिफॉर्म्स आए और उसका एक जो है कंपैरेटिव स्टडी देखा था हमने इंडिया के साथ में। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि अब हमें बताना है कि पाकिस्तान में क्या रिफॉर्म्स आए गए थे, ठीक है, या पाकिस्तान ने क्या डेवलपमेंटल पाथ चूज की थी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, सो विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट Pakistan adopted the pattern of mixed economy where both private and public sector coexist। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की थी। जैसे कि इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की थी वैसे ही पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की। उसमें पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है एंड प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है ताकि दोनों मिलकर जो है इस कंट्री को डेवलप करवा सके। ठीक है, तो ये जो है ये हमने उसका एक फर्स्ट पॉइंट बता दिया कि पाकिस्तान ने ये चीज जो है वो चूज की थी। ठीक है, Pakistan introduced a variety of regulated policy frameworks
for import substitution, industrialization during 1950s and 1960s. This implies producing goods domestically to substitute imports, ठीक है, thereby discouraging imports and simultaneously encouraging and developing domestic industries. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर्स पढ़े तो आपको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जरूर पता होगा, बिकॉज इंडिया में भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। क्या होता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? नेम से समझ जाओ, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। मतलब कि इम्पोर्ट क्या होता है? जो फॉरेन से गुड्स आता है हमारी कंट्री में, वो होता है इम्पोर्ट। तो हमें उस इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। वो आप उससे सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है, बाहर के अगर हम गुड्स नहीं आने दें, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें बाहर के गुड्स नहीं चाहिए, तो वो जो गुड्स हैं वो हमें अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारी खुद की कंट्री में जो इंडस्ट्रीज है, अब उन्हें ये प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा आपके डोमेस्टिक गुड्स से, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा? इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके क्या होगा? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, राइट। वो जो है वो कॉम्पिटिटिव बन पाएगी। तो इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो जरूरी था, ठीक है, बिकॉज हमारी जो कंट्रीज थी, जो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये दूसरी कंट्रीज पर ज्यादा डिपेंडेंट थी। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर आए, जिसकी वजह से, मतलब कि इस मोटिव से लेकर आए कि उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रो कर सके, ठीक है। In order to protect domestic industries, producing consumer goods policy measures was initiated to create tariff barriers, ठीक है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया? टैरिफ बैरियर्स लगाए गए। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को किससे प्रोटेक्ट करना है? फॉरेन इंडस्ट्रीज से। यहां पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की, हम इस पॉइंट में बात कर रहे हैं टैरिफ बैरियर्स की। मतलब कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए टैरिफ भी लगाने पड़ेंगे, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जो हाई टैक्सेस अगर हम लगाएंगे इंपोर्टेड गुड्स पर, तो वो गुड्स जो है वो हमारी कंट्री में क्या हो जाएंगे? महंगे आएंगे। तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो उसे कम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है वो करने के लिए टैरिफ बैरियर्स भी यूज किए गए, ठीक है, ताकि जो टैक्सेस है उनकी हेल्प से ये जो इंपोर्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो पाए। जब बाहर के गुड्स अंदर नहीं आ रहे, मतलब कि जो फॉरेन के गुड्स हैं वो अगर डोमेस्टिक कंट्री में नहीं आ रहे, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। इसकी हेल्प से क्या होगा? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो थोड़ा प्रॉफिट अर्न करेगी और वो ग्रो करना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए टैरिफ बैरियर्स भी यूज किए। किसने? पाकिस्तान ने, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं जो है हमारे इंडिया के डेवलपमेंटल पाथ से सिमिलर चल रहे हैं। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने सेम डेवलपमेंट पाथ ही यूज किया था। सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत पॉलिसीज ऐसी होंगी जो कि अलग चली थी इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है। The introduction of green revolution mechanized agriculture leading to the increase in the production of food grains. ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, सेम वे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में भी आया था, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें जो मेन मोटिव था वो क्या था? वो ये था कि HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि मेनली राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन के लिए देखा था हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिसकी हेल्प से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो कर सके, ठीक है। The mechanization of agriculture was followed by the nationalization of capital goods industries in 1970s, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज बनाया, मतलब कि वापस जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर लेकर आए गए। कब? 1970s में, ठीक है। In the late 1970s and early 1980s, Pakistan shifted its policy oriented by denationalizing the trust areas, thereby encouraging the private sector, ठीक है। अब देखो अर्ली 1970s में क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान थी उसने नेशनलाइजेशन लेकर आया, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर कर ली। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाई,
वो उसमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई, तो उन्होंने लेट 1970s में क्या किया, वापस ये जो नेशनलाइजेशन किया था उसे डी नेशनलाइजेशन कर दिया। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो या पब्लिक सेक्टर के अंडर जो इंडस्ट्रीज लेकर आए गए थी उन्हें वापस क्या कर दिया, प्राइवेट बना दिया। ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर को बोला कि अब आप जो हो इस इंडस्ट्री में अपना जो है सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान ने एक बार ये किया कि वापस नेशनलाइजेशन, डी नेशनलाइजेशन। ठीक है, all these above measures created an environment conducive to initiate the economic reforms that were ultimately initiated in 1988। ठीक है, तो इन सारी चीजों से फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जाने लगी तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, रिफॉर्म्स लेकर आने पड़े जो कि 1980s में इनिशिएट हुए थे, राइट। और ये रिफॉर्म्स जो है वो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने डायरेक्ट किए थे कि इफ यू वांट सम फाइनेंशियल असिस्टेंस तो आपको जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे अपनी कंट्री में। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट पाथ था जो कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया था या पाकिस्तान ने हम बोलेंगे यूज किया था। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो पूरा हमारे NCERT सॉल्यूशंस थे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक और चीज जो हम सीख लेते हैं वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप लोगों को वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है magnetbrains.com। ठीक है, ये सर्च करना है तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल करना है स्टूडेंट्स, इसे स्क्रॉल करोगे तो कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे ऑप्शन है। ओके, जिस भी क्लास के लेक्चर्स आपको देखने उस क्लास पर क्लिक करना। जैसे कि एट प्रेजेंट हमारे पास में क्लास 12 ओपन है तो क्लास 12 की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लास 12 इकोनॉमिक्स बहुत ही क्लियरली विजिबल है। ये एक ऑप्शन है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होने वाला है। ओके, यहाँ पर वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस है। इसके अंदर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे चैप्टर्स हैं उनके जो सारे टॉपिक्स है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से जितने भी टॉपिक्स है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू हमें दिख रहा है, ओवरव्यू पर क्लिक कर दो, जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउन साइड देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है। इफ नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें, इफ नेक्स्ट नहीं देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दे। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर करनी है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। और एक और चीज जो आपको करनी है वो ये है कि इन वीडियोस को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो फ्री कॉस्ट एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स उसे सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपके पास में टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहें और आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें और इन वीडियोस को लाइक भी करें। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी और हमारा जो टॉपिक था NCERT सॉल्यूशंस पार्ट 1 ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।